नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 का व्याकरण का पाठ 14 क्रिया। तो आइए देखते हैं यह पाठ हमें क्या शिक्षा दे रहा है। पढ़ो और समझो। मोर नाच रहा है, किसान हल चला रहा है, लड़की झूला झूल रही है। ये 3 वाक्य आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए हैं कि मोर नाच रहा है, किसान हल चला रहा है, लड़की झूला झूल रही है। इसमें कुछ रंगीन शब्द भी हैं, उन्हें आप ध्यानपूर्वक देखिए। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि इनमें नाच रहा है, चला रहा है, झूल रही है पदों से किसी न किसी कार्य करने का बोध हो रहा है। वाक्य के ऐसे शब्द ही क्रिया कहलाते हैं, अर्थात इन रंगीन शब्दों से कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। तो जो भी कार्य किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? क्रिया। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता, अर्थात जब तक किसी भी वाक्य में क्रिया को नहीं जोड़ा जाता तब तक वह पूरा नहीं होता। कैसे? किसी भी कार्य को होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई कि किसी भी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया। संसार की सभी भाषाओं में क्रिया का बहुत महत्व होता है, अर्थात कोई भी भाषा हो उसमें क्रिया का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता, वो अधूरा माना जाता है। जब क्रिया का वाक्य में प्रयोग होता है तब इसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब क्रिया का वाक्य में प्रयोग होता है तो इसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार जो है बदल जाता है, परिवर्तन उसमें आ जाता है। जैसे पढ़ना, दादाजी रोज अखबार पढ़ती हैं। ये पढ़ती नहीं, यहाँ पे दादी जी रोज अखबार पढ़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आप कहेंगे पढ़ती हैं मैम, ये तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर लिंग के अनुसार ही क्रिया में परिवर्तन आ गया। लिंग है हमारा स्त्रीलिंग दादी जी, तो यहाँ पर पढ़ती हैं शब्द आ गया। अब देखिए लिखना, मयंक कलम से लिखता है। अब मयंक जो है वो है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग शब्द के अनुसार ही हमारी क्रिया में परिवर्तन आ गया। दौड़ना, चीता तेज दौड़ रहा है, तो चीता भी पुल्लिंग में है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी हमारी पुल्लिंग में ही परिवर्तित हो गई है। आपने देखा कि उपयुक्त क्रिया शब्दों के अंत में एक समानता है, ना का होना। असल में पढ़, लिख, दौड़ आदि ये सभी क्रिया के मूल रूप हैं, अर्थात ये जो शब्द हमें दिए गए हैं पढ़, लिख और दौड़, ये अपने आप में क्रिया का मूल शब्द है, अर्थात धातु शब्द जो हैं वो यही हैं। अब इनमें क्या किया है? ना प्रत्यय जोड़ने से इन शब्दों में परिवर्तन हो गया। क्रिया के सामान्य रूप इसी प्रकार से बनते हैं, जैसे खेल, खेलना, हंस, हंसना, पढ़, पढ़ना। तो ये सारे मूल शब्द जो हैं, लेकिन वो क्रिया के सामान्य रूप इसी प्रकार से ना प्रत्यय को जोड़ने से ही बनते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है, जैसे पढ़, लिख, हंस, ये सारे मूल रूप होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? धातु। और यदि उपयुक्त वाक्यों से पढ़, लिख, दौड़ आदि क्रिया के मूल रूप को हटा दें तो शेष जो है वो ती है, ता है, रहा है, यही बचते हैं, जिन्हें हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? ता, ती, ते को क्या कहते हैं हम? सहायक क्रियाएं। जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहा जाता है और मूल शब्द से ही सामान्य शब्द बनाया जाता है। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे हम कर्ता कहते हैं, अर्थात वाक्य में जो भी क्रिया हो रही है वो किसी ना किसी के द्वारा की जा रही है। जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है उसे हम कर्ता कहते हैं। तथा क्रिया का प्रभाव, फल, जो फल होता है या क्रिया का जो असर होता है वो जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। क्रिया का जो फल है वो जिस पर पड़ रहा है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, यहाँ शिक्षक करता है लेकिन उनके द्वारा पढ़ाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? छात्रों पर पड़ रहा है, तो छात्र यहाँ पर कर्म है। अब देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला है हमारा सकर्मक क्रिया, बच्चा चादर बिछा रहा है।
बच्चा चादर बिछा रहा है, फल वाला फल बेच रहा है। यहाँ पर बिछा रहा है और बेच रहा है क्रियाओं का फल क्रमशः चादर और फल पर पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर ये कर्म है। चादर और फल क्या है? कर्म है। जहाँ पर हमें साफ तौर पे नजर आता है कि कोई भी कार्य हो रहा है लेकिन उसमें एक साधन प्रयोग हो रहा है, वहां पर क्या होगा? कर्म। अतः यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है वहां सकर्मक क्रिया होती है। विशेष सकर्मक अर्थात कर्म सहित, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। जहां क्रिया में कर्म होता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्या, किसे आदि प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। जैसे अभी आपने देखा कि बच्चा चादर बिछा रहा है, बच्चा क्या बिछा रहा है? बच्चा क्या बिछा रहा है? तो बच्चा चादर बिछा रहा है। फल वाला क्या बेच रहा है? फल वाला फल बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या या किसे द्वारा जब हम प्रश्न बनाते हैं और उसके प्रति उत्तर में हमें सही उत्तर जो मिलता है वही हमारी सकर्मक क्रिया की पहचान होता है। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अप्रत्यक्ष भी होता है, जैसे समीर खाता है। इस वाक्य में क्या खाता है प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, परंतु यह निश्चित है कि समीर कुछ ना कुछ अवश्य खा रहा है। अब ध्यान से देखिए कि कभी कभी जो होता है वो जो है कर्म हमारा छिप जाता है, समीर खाता है। अब यहाँ पर क्या खाता है इसका हमें नहीं पता चल रहा है कि समीर फल खाता है, समीर भोजन खाता है, समीर आइसक्रीम खाता है, इसका हमें कोई आंसर नहीं मिला। लेकिन खाने का कार्य चल रहा है इसलिए वो जरूर कुछ ना कुछ खा रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। आइए अगला देखते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म भी हो सकते हैं, मतलब एक साथ हम दो कर्मों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। जब हम सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्मों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर होती है द्विकर्मक क्रिया। जैसे नेहा शिशु को खाना खिला रही है। नेहा किसको खाना खिला रही है? शिशु को, है ना। और क्या खिला रही है? खाना। तो यहाँ पर हमारे दो कर्म एक साथ हो गए। विद्या ने गरीब को रोटी दी। विद्या ने रोटी दी, ठीक है। किसको दी? गरीब को दी। तो किसे और क्या दिया? ये दोनों कर्म एक साथ आ गए। पुजारी भक्तों को प्रसाद बांटता है। शिक्षक बच्चों से निबंध लिखवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे हर जगह पर दो कर्म एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर होती है हमारी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि में से किन्हीं दो अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए, अर्थात इनमें से दो या अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। किसके द्वारा? क्या, किसे या किसको के द्वारा। कुछ अन्य उदाहरण। दर्शक फिल्म देख रहे हैं। मीरा स्वेटर खरीद रही है। बाजार में दुकानें सजी हैं। ये हैं इसके कुछ अन्य उदाहरण थे। और भी सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्हें आप खुद अपनी भाषा में रोजाना प्रयोग करते हो, लेकिन उसको देख परख के हम ये समझ नहीं पाते कि ये हमने किस चीज़ का प्रयोग किया है। अब आपको इतना समझ में आया होगा तो आप ज़रूर इस बात पे गौर करेंगे। आइए अब देखते हैं। दूसरा है हमारी अकर्मक क्रिया। वर्षा हो रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं, पेड़ हिल रहा है। इन वाक्यों में हो रही है, दौड़ रहे हैं तथा हिल रहा है क्रिया के व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर पड़ रहे हैं। यहाँ क्रिया का कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ पर क्रिया का कोई भी फल नहीं है। जो हिल रहा है, दौड़ रहे हैं या हो रही है, यहाँ पर दोनों ही कर्ता पर पड़ रहे हैं। व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर पड़ रहे हैं। यहाँ क्रिया पर कोई भी कर्म नहीं, उसका फल क्रिया पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रियाएं हैं। कैसे? जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है, अर्थात जो प्रभाव है वो क्रिया पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे नर्तकी नाच रही है, वह जोर से हंसा, वह अभी आया है, या काव्य दौड़ रही है। तो दौड़ रही है, कौन दौड़ रही है? काव्य दौड़ रही है। कौन अभी आया है? वह आया है। कौन जोर से हंसा? वह जोर से हंसा। कौन नाच रही है? नर्तकी नाच रही है। तो जो भी क्रिया हो रही है उसका प्रभाव डायरेक्ट कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी कर्म के बिना। आप ये देखते हैं विशेष में हमने क्या देखा? अकर्मक अर्थात अकर्मक कर्म के बिना। यदि क्रिया का के साथ क्या,
किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कुछ क्रियाएं हैं जो अधिकांशतः अकर्मक ही रहती हैं, जैसे रोना, सोना, उड़ना, निकलना, नाचना, डरना, रहना, उछलना, अकड़ना, चमकना, मरना आदि। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आओ दोहराए में हमने इस पाठ में जो सीखा है वो हमें कितना याद है। काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। किसी भी कार्य को करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। जो भी कोई कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म भी हो सकते हैं। सकर्मक क्रिया में जब दो कर्म एक साथ आते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कोई भी कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको आदि के प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता। आइए अब देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। किसी भी कार्य के करने को हम क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा दौड़ रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, माताजी भोजन पका रही हैं। तो ये सारे उदाहरण हमारे क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट करो। सकर्मक क्रिया में जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसमें क्या, किसे, किसको द्वारा प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको द्वारा प्रश्न करने पर उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता के ऊपर पड़ता है। तो ये इनके विशेष अंतर होते हैं। आइए अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से हमें करनी है। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता। जब क्रिया में दो कर्म एक साथ होते हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार से हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया छाटेंगे। देखिए ध्यान से, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करके बताइए कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए, मंजू खाना बना रही है, तो मंजू खाना बना रही है अर्थात क्रिया का प्रभाव खाने पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। माली पौधों को सींच रहा है। अब माली किसको सींच रहा है? पौधों को। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पौधों पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी आपकी सकर्मक क्रिया होगी। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं तो यहाँ पर होती अकर्मक क्रिया, लेकिन कहाँ पर उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। क्रिया का फल आकाश पर पड़ रहा है तो यहाँ पर होगी सकर्मक क्रिया। रेखा पुस्तक पढ़ रही है। रेखा क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ने का कार्य करा जा रहा है लेकिन उसका प्रभाव सीधा पुस्तक पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये सभी जो है सकर्मक क्रिया हैं। आगे के कुछ वाक्य हैं, इन्हें आप स्वयं करने का अभ्यास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिखना, हंसना, खेलना, रोना, चिल्लाना, उड़ना। मैं यहाँ पर आपको 2-3 शब्दों का वाक्य बना करके दिखाऊंगी और आगे के वाक्य आपको स्वयं बनाने आने चाहिए। लिखना, हमें साफ साफ लिखना चाहिए। जोर जोर से हंसना अच्छा नहीं लगता। खेलना, खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसी प्रकार से आपको अन्य शब्दों द्वारा भी वाक्य बनाने हैं। अब ये देखिए, करके देखो। वर्ग पहेली में से क्रिया शब्द छांट कर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। अब ये जो एक पहेली दी गई है
इसमें से आपको मैं एक दो शब्द छांट करके बताती हूँ। जैसे कि पहला शब्द मेरे को मिला है इसमें वर्ग पहेली में, ध्यान से देखते हैं, खेलना। तो यहाँ पर मुझे एक शब्द मिला है खेलना। तो इस खेलना शब्द से आप अपना वाक्य बना सकते हैं। इस खेलना शब्द को क्रिया में लिखेंगे और उसके अनुसार ही आप वाक्य बनाएंगे। और दूसरा शब्द मुझे मिला है पढ़ना। तो ये पढ़ना शब्द से आप वाक्य बनाएंगे। क्रिया वाले कॉलम में आप पढ़ना शब्द लिखेंगे और इसके साथ ही आप इसका वाक्य बनाएंगे। इसी प्रकार से आपको अन्य शब्दों को इसमें से ढूंढ करके, क्रिया शब्दों को ढूंढ करके उनसे वाक्य निर्माण करना है। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समस्त अभ्यास कार्य आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। आप कीजिएगा इसे। अगली कक्षा में मैं अगले पाठ के साथ फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए आभार।